नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर इन गुड। आज 23 जुलाई 2020 है, दिन है थर्सडे। दिन की शुरुआत में एक बहुत ही पावरफुल मंत्रा के साथ करना चाहूंगा। इस मंत्रा का नाम है यस आई कैन। डियर फ्रेंड्स, हम हमारे जीवन में अप्स एंड डाउन्स में से गुजरते रहते हैं, राइट। ये बहुत ही नेचुरल चीज़ है, इसको रेजिस्ट नहीं करना चाहिए। अप्स में हम पीक परफॉर्मेंस पर होते हैं तो लोज में हम बहुत सारे एक्सपीरियंस को भी सीखते हैं। तो जब कभी आपको ऐसा लगे कि चीज़ें जो हैं जो आप प्लान कर रहे हैं उस प्रकार से नहीं जा रही है और थोड़ा डीमोटिवेट फील कर रहे हैं, तो टेल योर सेल्फ यस आई कैन। एक प्रकार का एफर्मेशन है ये। सिर्फ एफर्मेशन से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन भी लेनी पड़ेगी, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत हो सकती है। यस आई कैन स्टडी, यस आई कैन एक्सरसाइज, यस आई कैन डू वट एवर आई लाइक। जो भी आपको करना है उसके आगे यस आई कैन लगा दीजिए और फिर आप देखेंगे कि एक नई ऊर्जा पैदा होगी। गिफ्ट ए गो। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिजाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। इट कवर्स योर प्री एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन। ज्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माई टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन। एंड डियर फ्रेंड्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो प्लीज आस्क 3 मोर स्टूडेंट्स टू डू द सेम। आज हमारे टेबल के ऊपर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। भूटान के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, फिर एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, जस्टिस के साथ जुड़े हुए 2 टॉपिक्स हैं। एक द हिंदू न्यूज़पेपर का है और एक द ट्रिब्यून में से हैं। फिर इंडिया और ईरान के रिलेशनशिप और इसमें चाइना का एंगल देखेंगे और लास्ट में यूनाइटेड नेशंस के बारे में बात करेंगे और फिर कुछ न्यूज़ आइटम्स भी हैं। स्टार्टिंग करते हैं अनदर फ्रंट के साथ। चाइना के बारे में हमने बहुत सारी डिस्कशन कर ली है। चाइना का एक बेसिक नेचर तो आपको पता ही है कि चाइना एक विस्तारवादी देश है, यानी कि अपनी टेरिटरीज जो हैं उसको एक्सपांड करने में चाइना को बहुत ही मज़ा आता है। एक दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट मैंने आपको बताया था, शायद आपको याद होगा, लेकिन फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा कि चाइना का जो मेन इश्यू है, मीन्स चाइना इतना एक आप कह सकते हैं कि क्लेवर या फिर कनिंग एक देश है, राइट। इतना चालाक देश है कि लेट्स से कि ये चाइना है, राइट, और ये दूसरे देश हैं जो चाइना के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं फॉर एग्जांपल। तो चाइना कभी भी ऐसा नहीं बताएगा कि इश्यू यहाँ पर है। चाइना आपकी टेरिटरी में बताएगा कि हमारी ये वाला पोर्शन जो है वो हमारा है, ये वाला पोर्शन जो है वो हमारा है, ये वाला पोर्शन जो है वो हमारा है। तो इस प्रकार के उनके क्लेम्स होंगे। तो प्रॉब्लम कहाँ पर स्टार्ट करेगा? आपके देश में। वहाँ पर उनकी आर्मी आ जाएगी और आपके देश में इश्यूज की शुरुआत होगी। कभी भी वो अपनी टेरिटरी में ऐसे कोई इश्यूज जो हैं वो कंडक्ट नहीं करने देता। तो आप सोचे उससे पहले ही वो आपके देश में या फिर आपकी जो ज़मीन है उसके ऊपर क्लेम करने की शुरुआत कर देगा, ताकि जो पूरे प्रॉब्लम की शुरुआत है वो आपके देश के ऊपर ज़्यादा हो जाए। आपके ऊपर ये एक बोझ आ जाए कि आपको प्रूव करना है अब कि चाइना जो बता रहा है वो गलत है, तो इस प्रकार की उनकी एक टैक्टिक हमें लगभग सभी देशों के साथ देखने को मिलती है, चाहे वो साउथ चाइना सी के साथ जुड़े हुए देश हों, चाहे भारत हों। और यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं भूटान के बारे में। भूटान एशिया के अगर छोटे देशों में देखें तो बहुत सारे छोटे आइलैंड हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो एक बहुत ही छोटा देश है इन टर्म्स ऑफ एरिया, राइट। छोटा देश का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भूटान छोटा देश है तो उसमें कोई खूबसूरती नहीं। भूटान हैप्पीनेस इंडेक्स निकालने वाला पहला देश है दुनिया को। भूटान ने ये सिखाया है कि सिर्फ ग्रोथ जो एक क्वांटिटी के साथ जुड़ा हुआ एक फैक्टर है, राइट। क्वांटिटी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम नाप सकते हैं, लेकिन क्वालिटी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम फील कर सकते हैं। तो भूटान जो है वो क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा जोर देने वाला देश है। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं। जहाँ तक मुझे पता है भूटान के लोग ऐसे हैं कि अगर उनके एरिया में कोई गांव है और उसमें कोई लेपर्ड आ जाए या फिर कोई भालू आ जाए तो भूटान के लोग जो हैं वो अपने दरवाजे बंद करके घर में रहेंगे, ताकि नेचर के साथ जुड़ा हुआ ये जो एक वाइल्ड एनिमल है उसके ऊपर स्ट्रेस ना हो। तो इस प्रकार की एक विचारधारा वाला एक देश है और ऐसे एक देश को ट्रबल कर रहा है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है उसके लिए चाइना। 21 जुलाई 2020 को, अभी 2 दिन पहले की बात है, कि चाइना ने एक क्लेम किया। चाइना ने यह बताया कि भूटान की जो ईस्टर्न बाउंड्री है वो एक डिस्प्यूटेड बाउंड्री है। ये तीसरी बार चाइना ने इस प्रकार का क्लेम किया है। पहली बार उनका क्लेम जो है वो 2 और 3 जून को यूएनडीपी की एक ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की कॉन्फ्रेंस हुई थी
तो उस टाइम पर चाइना ने ये क्लेम किया था, चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव ट्राइड टू स्टॉप फंडिंग फॉर साक्तेंग फॉरेस्ट रिजर्व इन भूटान्स ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ त्राशिगांग विच टचेस अरुणाचल प्रदेश तवांग डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए, चाइना अब भारत के साथ LAC के बारे में तो हमने बहुत सारी बातचीत कर ली है, साउथ चाइना सी के बारे में बातचीत कर ली है। अब देखिए कि भूटान के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करा है चाइना, और चाइना के रिप्रेजेंटेटिव्स ने इस कॉन्फ्रेंस में क्या बताया, इस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि ये जो साक्तेंग फॉरेस्ट रिजर्व है, अब देख लेते हैं कि ये है कहाँ पर। ये रहा भूटान, ये रहा तिब्बत, जिसने चाइना ने इस तिब्बत को इलीगली ऑक्यूपाइड किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा देश है अरुणाचल प्रदेश, हमारा स्टेट, और यहाँ पर है सिक्किम। नाउ यू कैन सी हियर कि ये वाला जो पोर्शन है, इस रीजन का नाम है साक्तेंग। यहाँ पर है साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इस एरिया के बारे में चाइना ये बता रहा है कि ये डिस्प्यूटेड है। अब चाइना यहाँ पर है ही नहीं, लेकिन चाइना इस स्टेटमेंट से एक तीर से दो शिकार करना चाहता है। कैसे? 4 पॉइंट्स है आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये बहुत ही चौंकाने वाले या फिर आप कह सकते हैं सरप्राइजिंग क्लेम्स हैं चाइना के। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि चाइना हैज़ नॉट ऑब्जेक्टेड अर्लियर टू फंडिंग प्रोवाइडेड टू द सेंचुरी एट द GEF। ये जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की कॉन्फ्रेंसेस पहले जो हुई थी, उस टाइम पर चाइना ने कभी भी इस साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में मेंशन नहीं किया है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, द त्राशिगांग एरिया डज नॉट शेयर ए बाउंड्री विद चाइना। चाइना के साथ तो ये अपनी बाउंड्री भी शेयर नहीं करता है, तो भी चाइना इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में क्यों बता रहा है? क्योंकि चाइना एक तीर से क्या करना चाहता है, दो शिकार, यानी कि अरुणाचल प्रदेश को भी इनडायरेक्टली चाइना अपना ही बता रहा है, तभी तो वो बता पाएगा कि ये एरिया जो है वो डिस्प्यूटेड है। थर्ड थिंग, 1984 से लेकर आज तक चाइना और भूटान के बीच में 24 राउंड्स यानी कि 24 मीटिंग्स हो चुकी हैं। ये मीटिंग्स किस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर हैं? ईस्टर्न बाउंड्री को लेकर है, राइट? सॉरी, नॉट ईस्टर्न बाउंड्री, ये जो नॉर्थ और वेस्ट बाउंड्री जो है उसको लेकर है। नॉर्थ में पासामलुंग और जकारलुंग है, और डोकलाम जो है वो वेस्ट एरिया में है। तो ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन को लेकर, लेट मी शो इट टू यू अगेन प्रॉपर्ली, ये वाला जो पोर्शन है इसको लेकर 24 मीटिंग्स भूटान और चाइना के बीच में हो चुकी है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बता दूं, आज तक भूटान और चाइना के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, यानी कि कूटनीतिक संबंध नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि भूटान की कोई एम्बेसी चाइना में नहीं है और चाइना की कोई एम्बेसी भूटान में नहीं है। तो 24 राउंड्स हो चुके थे 1984 से लेकर आज तक चाइना ने कभी भी इस एरिया को मेंशन नहीं किया, और ऑल ऑफ द सडन चाइना इस साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में मेंशन करा। इसका मतलब ये है कि चाइना या तो भूटान के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, राइट? और भूटान ने इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, ये जो चाइना का लेटेस्ट क्लेम है, इसको लेकर दिल्ली में जो भूटान की एम्बेसी है, तो इस एम्बेसी ने एक डिमार्श का मतलब होता है एक ऑफिशियल लेटर आपने लिखा है। ये एक ऐसा लेटर है जिसमें आप रिवोल्ट कर रहे हैं या फिर विरोध कर रहे हैं। तो ऐसा एक भूटान ने एक ऐसा ऑफिशियल लेटर चाइना की एम्बेसी को दिया है दिल्ली में, क्योंकि भूटान और चाइना के बीच में ऐसा कोई डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं है। और भूटान और भारत के बीच में रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी अच्छे हैं। हमारे दोनों देशों के बीच में 2007 में फिर से हमने रिन्यू की थी एक फ्रेंडशिप ट्रीटी को, और इस ट्रीटी के हिसाब से भूटान के ऊपर अगर कोई भी अटैक करेगा या फिर भूटान को डिफेंस की जब भी आवश्यकता होगी तो भारत उनकी मदद करेगा, और भारत ने की भी है। भूटान ने ये जो चाइना का क्लेम है इसको रिजेक्ट कर दिया, और इनको फंडिंग भी मिल गई इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर। Bhutan has now appeared to take a sober view of China's claims by saying that all disputes would be taken up in next round of China-Bhutan talks. भूटान ने फिलहाल ये बता दिया है कि जो भी डिस्प्यूट्स हैं, ये सारे के सारे डिस्प्यूट जब भूटान और चाइना के बीच में बातचीत होगी उस टाइम पर सारे के सारे डिस्प्यूट्स को भूटान देख लेगा। टॉक्स, द लास्ट राउंड वॉज इन 2016। डोकलाम का जो स्टैंड अप हुआ 2017 में, तो लास्ट राउंड हुआ था चाइना और भूटान के बीच में 2016 में। उसके बाद 2017 में डोकलाम का इश्यू हुआ, उसके बाद भूटान में इलेक्शंस हुए हैं, और उसके बाद ये कोरोना वायरस चल रहा है। तो इसको लेकर 2016 से लेकर आज तक कोई ऐसी खास बातचीत नहीं हो पाई। जैसे मैंने आपको बताया कि एक प्रेशर टैक्टिक का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहा है
भूटान के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, इसके साथ साथ भारत के ऊपर भी एक तरह से प्रेशर डालने की ये टेक्टिक है। भारत का ध्यान जो है वो दूसरी जगह पर चला जाए। एलएससी का इश्यू तो है ही, इसके साथ साथ एक दूसरा इश्यू भारत के लिए क्रिएट करने की ये एक कोशिश है। इसलिए तो साक्तेंग का ये क्लेम जो है वो चाइना कर रहा है। और एक और चीज़ है कि चाइना जो है वो डोकलाम प्लेटू के ऊपर भी अब प्रेशर क्रिएट कर सकता है, और डोकलाम जो है वो यहाँ पर है, राइट। अब डोकलाम यहाँ पर चाइना ना आए, मीन्स ये वाला रीजन जो है भूटान का, नॉट चाइना वाला नहीं लेकिन दिस वन, राइट। यहाँ पर एक रीजन है, इसका नाम है डोकलाम वैली। तो यहाँ पर चाइना इसलिए प्रेशर क्रिएट कर रहा है क्योंकि यहाँ पर अगर चाइना ने अपना मिलिट्री बेस और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया तो भविष्य में अगर कोई बड़ा इश्यू होता है तो यहाँ से बैठे बैठे चाइना जो है वो इस रीजन को अटैक कर सकता है। इसको कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर का एक दूसरा नाम है, वो है चिकन स्नैक। चिकन स्नैक यानी कि एक ऐसी पतली सी गर्दन है यहाँ पर भारत की कि अगर इस पोर्शन को आपने कंट्रोल कर लिया तो फिर ये पूरा जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं यहाँ तक हम सारी चीज़ें पहुँचा नहीं पाएंगे और चाइना इसको ईजिली कॉन्कर कर सकता है। तो ये वाला पॉइंट भारत के लिए बहुत ही, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये डोकलाम जो है इसमें चाइना ना आ जाए ये भी भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप ये पूरा टॉपिक जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने मेन चीज़ें जो है वो आपको बता दी हैं। छोटी छोटी डिटेल्स में जाने की इतनी आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि चाइना का जो मेन मूव है या फिर डोकलाम जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, एंड थिंग्स लाइक दैट। मूविंग ऑन टू अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल, ये हायर एजुकेशन को लेकर है। फिलहाल कोविड-19 की वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बंद हैं। एक डिबेट चल रही है कि होम बेस्ड लर्निंग जो है इसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकें, और ख़ास करके टूल्स। हमारे देश में आप जानते हैं कि कुछ ऐसे परिवार हैं जो लेट्स से कि उनके अगर 2 किड्स हैं तो दोनों के लिए अलग स्मार्टफोन या फिर अलग कंप्यूटर या फिर अलग टैबलेट्स वो ख़रीद सकते हैं। लेकिन हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो अगर उनके 2 बच्चे हैं तो दोनों के लिए वो एक स्मार्टफोन भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो फिर ये बच्चों के लिए जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो तो मीन्स इस पेंडेमिक के टाइम पर ये बच्चों को तो, ये जो ऐसे परिवार जो हैं गरीब परिवार फॉर एग्जांपल, तो इनके बच्चों को तो कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, वो तो डिजिटल एजुकेशन का फ़ायदा जो है वो नहीं उठा पाएंगे। तो इसको लेकर भी काफ़ी डिस्कशन चल रही है। फिर एक ऑनलाइन लर्निंग जो है इसके बेनिफिट्स और इसके डिसएडवांटेजेस या फिर मेरिट्स डीमेरिट्स के ऊपर प्लस एंड माइनस जो भी पॉइंट्स हैं इसके ऊपर भी एक डिस्कशन जो है वो चल रही है। भारत को किस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई किसी देश के लिए रिसोर्स है तो वो है ह्यूमन कैपिटल, यानी कि हमारे लोग, राइट। ये सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। जापान एक ऐसा देश है जिसके पास इतने ज़्यादा कोई ख़ास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन जापान ने अपने लोगों में इन्वेस्ट किया, उनको हेल्थ, स्किल, एजुकेशन, ये बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड की, और आज देखिए जापान जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ऐसे बहुत सारे देश हैं, साउथ कोरिया का भी ऐसा ही एग्जांपल आप ले सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे देश हैं। हमारे देश में 65% जितनी पॉपुलेशन जो है उनकी एवरेज एज 35 ईयर्स से कम है। 50% जितनी पॉपुलेशन ऐसी हैं जिनकी एज 25 ईयर्स से कम है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा देश जो है वो काफ़ी यंग देश है। और डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में भी हम बात करते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी कि अगर आप आपके लोगों के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो एक लॉन्ग टाइम तक आपको उसका रिटर्न जो है वो मिलता रहेगा, इज़न्ट इट। तो हमें किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए? एक तो है कि हम हमारे स्टूडेंट्स को बेस्ट क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड करें, ख़ास करके हायर एजुकेशन में जो पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स आने वाले कल में वो जॉब मार्केट में एंटर होंगे। तो सिर्फ एजुकेशन नहीं, सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन नहीं, लेकिन उनके अंदर हमें स्किल्स भी इनकलकेट करनी है, उनके अंदर एक कुशलता भी डेवलप करनी है। और थर्ड जो है वो ये है कि ये जो लोग हैं, जो एजुकेशन और स्किल्ड लोग हैं, तो ये सोसाइटी, देश का जो समाज है उसमें और इसी के साथ साथ दुनिया में भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएं। अब प्रश्न ये है कि
कितने ऐसे हमारे देश के इंस्टीट्यूशंस हैं और कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये तीनों ABC मिलते हैं, गुड क्वालिटी एजुकेशन, एजुकेशन के साथ स्किल्स और इसी के साथ वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारे देश की रियलिटी ये है कि बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, यंग स्टूडेंट्स, उनके पास डिग्री तो हैं, और सिर्फ ये मेरा पर्सनल अनुभव नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ रिपोर्ट्स पढ़ेंगे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में, मैनेजमेंट और कंपनीज जो हैं वो किस प्रकार के लोगों को हायर करती हैं, तो ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। जब आप लोगों के साथ भी, एंटरप्रेन्योर्स के साथ बातचीत करेंगे, तो आप पाएंगे कि हमें लगता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। राइट, पे अटेंशन। मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। हो सकता है कि आपको लगे कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन रियलिटी अगर देखें तो लोग ज़्यादा हैं, कंपटीशन इतनी कोई ख़ास टफ नहीं है। उसके पीछे रीज़न है कि जो इम्पोर्टेंट स्किल्स हैं, लेट मी टेल यू वन एग्जांपल, शायद आप इससे समझ जाएं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अगर कोई डाउट भी है, अगर उनको किसी फैकल्टी को अप्रोच करना है, मीन्स सिर्फ मेरी बात नहीं है, चलिए मैं मेरा ही एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे फेसबुक मैसेजेस में लिखते हैं, तो किसी को जॉब अप्लाई करनी है, किसी को पढ़ाई में कोई डाउट है, तो उनका जो एक मैसेज आता है, वो मैसेज इतना इनफॉर्मल होता है जैसे वो किसी दोस्त के साथ बात कर रहे हैं। सी यू एंड हाउ आर यू, इस प्रकार की, मीन्स ऐसे मैसेजेस कौन पढ़ेगा? राइट, अगर आप एक मीन्स, और मैं उनका फॉल्ट यहाँ पर नहीं मानता हूँ। आई थिंक जो लेटर राइटिंग और ये सारे जो सब्जेक्ट्स स्कूल में हमें पढ़ाए जाते थे, तो उसके बारे में कभी एक बड़ा विजन बताया ही नहीं है कि अगर आप किसी को अप्रोच करें, आप किसी को लिखें, तो आपकी राइटिंग, मैं उस व्यक्ति को जानता नहीं हूँ, राइट, वो व्यक्ति मुझे लिख रहा है, तो ऐसी तो कुछ लाइंस इसमें हों जिससे मुझे लगे कि जेन्युइनली इसकी मदद करने के लिए कुछ समय हमें निकालना चाहिए। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, राइट। इसको ऐसा मत लीजिएगा कि आप मुझे तारीफ़ें लिखें, और आई एम नॉट सेइंग दैट। व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि किसी जॉब में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप CV देखेंगे, जो करिकुलम वैटे हम कहते हैं, या फिर जो एक रेज्यूमे हम कहते हैं, तो उस रेज्यूमे में भी मिस्टेक्स होती हैं। रेज्यूमे में मिस्टेक होने का मतलब यह है कि आपने कभी भी अटेंशन टू डिटेल, आपने अपना ही रेज्यूम नहीं देखा, तो मैं आपका रेज्यूम क्यों देखूं? तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिसके बारे में स्टूडेंट्स को बताया ही नहीं जाता, या फिर बताया जाता है तो उसका जो एक बड़ा एम है उसके बारे में, तो कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी चीज़ों के बारे में आज भी हम उतने ज़्यादा, हमारे देश के बच्चे जो हैं वो उतने ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हैं। जर्मनी का एक एग्जांपल देना चाहूँगा मैं। जर्मनी में कुछ सालों पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, और वहाँ पर जो हायर एजुकेशन है उसका सिलेबस जो है, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, उसका सिलेबस एकेडमिक लोग नहीं तय करते, वो इंडस्ट्री के लोगों को बुलाते हैं, और इंडस्ट्री के लोग जो हैं वो टीचर्स के साथ, प्रोफेसर्स के साथ मिलकर कोर्स को डिज़ाइन करते हैं। कहते हैं कि ये सब्जेक्ट्स जो हैं वो आज के ज़माने में, आज से लेकर आने वाले 5-10 सालों तक इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप पढ़ाइए, और अपडेट करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज भी हमारे देश में मिसिंग है। वी हैव टू री इवेल्युएट आवर सिलेबस, राइट। CV कैसे लिखी जाती हैं, कैसे अप्रोच किया जाता है, फिर आपके जो स्किल्स जो हैं उसका मतलब क्या है। स्किल्स का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपकी डिग्रीज के साथ साथ आप अपने आप को अपग्रेड और अपडेटेड कैसे रहेंगे, प्रो सोशल एटीट्यूड्स, आपकी वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें आज के ज़माने में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इंटर्नशिप पे भेजना, यानी कि आपकी कॉलेज के साथ साथ आप सिर्फ क्लासरूम में नहीं, लेकिन कुछ टाइम जो है वो आप इंडस्ट्रीज़ में जाएं, और ख़ुद जाएं। आप इंडस्ट्रीज़ को, टीचर्स आपको सिखा देंगे, फिर आपको इंडस्ट्री पर जाना है, और फिर चाचा की या फिर कोई अंकल की इंडस्ट्री पर या फिर फैक्ट्री में नहीं, आप खुद नई एक फैक्ट्री ढूंढिए और वहाँ पर आप प्रेजेंट कीजिए। 10 जगह पर जाना पड़े तो जाइए, और पूछिए कि मैं आपके वहाँ पर आना चाहता हूँ, मैं काम सीखना चाहता हूँ। सैलरी अगर दे सकते हैं तो दैट्स गुड, अगर नहीं दे सकते तो फिर आप नेगोशिएट कीजिए कि क्या मुझे ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। ये सारी चीज़ें शायद आज अगर आप सुन रहे हैं तो आपको बहुत ही बोरिंग लगे, लेकिन मुझे आज भी याद है, आज से 10 साल पहले एक क्लासरूम में हम बैठे थे, और एक
एक लड़की ने एक प्रश्न पूछा कि जॉब्स नहीं मिल रही हैं। तो उस टाइम पर प्रोफेसर ने ये बताया कि आपने कितनी जगह पर अप्लाई किया। तो उस लड़की ने रिप्लाई ये दिया 3-4 जगहों पर। प्रोफेसर ने यह बताया कि यहाँ की जो मार्केट है उस मार्केट में 1000 से भी ज़्यादा शॉप्स हैं। आप 1000 शॉप्स में जाकर आइए और उसके बाद मुझे बताइएगा कि आपको जॉब मिली है या नहीं मिली। अगर नहीं मिली तो मैं आपको जॉब दिला दूंगा। जस्ट इमेजिन कि अगर कोई एक व्यक्ति 1000 फैक्ट्रीज़ में जाए, 1000 शॉप्स में जाएं, तो क्या आपको लगता नहीं है कि उनको जॉब मिल जाएगी? ऑफ कोर्स मिल जाएगी। और उस 1000 जगह पर ट्राई करने के बाद उनको कितनी सारी नई चीज़ें भी पता चलेगी। तो ये चीज़ जो है वो हमारे यहाँ पर मिसिंग है, ऐसा मेरा मानना है। तो बेसिकली ये आर्टिकल जो है उसमें यही है कि ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन, इसमें ये 3 चीज़ें, गुड क्वालिटी एजुकेशन, एजुकेशन और स्किल, और इसमें सिलेबस को अपग्रेड करना। और इसी के साथ साथ लास्ट पॉइंट ये है कि जो भी बच्चे एजुकेशन फिनिश करते हैं तो वो भी सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करें। इस प्रकार की एजुकेशन हमें डेवलप करनी होगी। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यह है जस्टिस स्लो बट श्योर। ये 2 आर्टिकल्स हैं, हम दोनों के दोनों आर्टिकल्स को देखेंगे। एक केस है जिसके ऊपर फाइनल डिसीजन लिया गया है, और दुखद बात यह है कि कुछ 35 ईयर्स के बाद, ये 1985 का एक केस है। 20 फरवरी 1985 को एक व्यक्ति थे, राइट, वो बेसिकली उनका नाम है राजा मान सिंह, और वो एक राज परिवार से बिलोंग करते थे। पॉलिटिक्स में काफ़ी बड़ा नाम था। वो कुछ 7 बार एज एन एमएलए इलेक्ट हुए थे, और कांग्रेस के साथ उनका कुछ इश्यू चल रहा था। तो कांग्रेस के सपोर्टर्स ने उनका जो फैमिली फ्लैग था तो वो डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इसको लेकर ये जो राजा हैं वो काफ़ी गुस्सा हो गए, और फिर चीफ मिनिस्टर शिव चरण माथुर की रैली चल रही थी, तो वहाँ पर उन्होंने स्टेज में अपनी जीप जो है उसको जीप को वहाँ पर बेसिकली जीप से स्टेज को डैमेज कर दिया, और फिर जो हेलीकॉप्टर है उसको भी डैमेज किया। 21 फरवरी यानी कि उसके अगले दिन ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो व्यक्ति थे राजा मान सिंह, तो वो अपने आप को सरेंडर करने के लिए जा रहे थे, लेकिन फिर उनकी जीप को डीएसपी और दूसरे पुलिस वालों ने घेर लिया और फिर फायरिंग की और उनको मार डाला, और फिर एनकाउंटर बता दिया। फिर बाद में पता चलता है कि टॉप पुलिस ऑफिशियल्स ने ये बताया कि ये जो व्यक्ति हैं उनके पास कोई आर्म्स नहीं थे। तो ये एक प्रकार का एनकाउंटर का एक केस बन गया। उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे। उन्होंने जो चीफ मिनिस्टर थे ये माथुर, उनको स्टेप डाउन करने के लिए बोल दिया। सीबीआई को ये इन्वेस्टिगेशन दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने ये केस जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया, दूसरे जगह पर इसको ट्रांसफ़र कर दिया, और फाइनली अब जाकर 1985 का जो केस है वो अब जाकर 35 ईयर्स के बाद इसमें एक जस्टिस डिलीवर किया है कि जो डीएसपी हैं और 11 पुलिस पर्सनल, टोटल 11 पुलिस पर्सनल जो हैं उनको लाइफ टर्म की सज़ा दी गई। क्या आपको पता है इन 35 ईयर्स में 1700 जितनी हियरिंग्स हुई, 1700 जितनी हियरिंग्स। क्या कोई आम आदमी इतनी लंबी हियरिंग को अफोर्ड कर पाएगा? ऑफ कोर्स नॉट। इसके अलावा दूसरे भी केस है। मुझे याद है 2014 का ये केस, जब इसका वर्डिक्ट डिलीवर 39 ईयर्स के बाद, एक रेलवे मिनिस्टर थे हमारे LN मिश्रा, तो उनके जो हत्यारे हैं 1975 में उनकी हत्या की गई थी, और 39 ईयर्स के बाद जस्टिस डिलीवर हुआ। फिर हशीमपुरा वाला जो केस है 1987 में 40 मुसलमानों को मार दिया गया था, और 87 का ये केस था, और 2015 में 16 लोगों को लाइफ टर्म की सज़ा दी गई। दूसरा जो आर्टिकल है ये ट्रिब्यून का है। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस डिसाइड किया, 1955 का ये केस था, कोयम्बतूर का ये केस है। 65 ईयर्स के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको मीन्स फाइनल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, और 65 ईयर्स के बाद इस केस का जजमेंट जो है वो डिलीवर किया गया। सुप्रीम कोर्ट में 60,000 से भी ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं। हाई कोर्ट्स में 44 लाख जितने केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं। 20 साल 30 साल जो हैं केस में लग जाते हैं, ये एक बहुत ही आम बात है। आप सोचिए विकास दुबे जैसे व्यक्ति के ऊपर कितने सारे केसेस थे, उनको भी बेल मिल गई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, फिर वर्किंग आवर्स में चेंजेस करना, छोटी छोटी जो पिटिशंस हैं तो उसको रिजेक्ट कर देना, गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा केसेस फाइल करती हैं तो उनको डिस्करेज करना कि इतने सारे केसेस फाइल ना करें। छोटी छोटी बाबत, छोटी छोटी जो मैटर्स हैं ऐसी मैटर्स में केसेस फाइल ना हो। फिर सेटलमेंट को ज़्यादा बढ़ावा देना कि सेटल हो जाए सारे केसेस जो हैं वो फिर ऐसे ना चलें। अगर सेटलमेंट हो जाता है तो दैट्स द बेस्ट थिंग।
इलेक्शन के टाइम पर जो कंप्लेंट्स होती हैं उनको जल्द से जल्द डील करना, और अपील्स और एडजर्नमेंट्स में जो एक लिमिट ही नहीं है तो इसके ऊपर एक लिमिट रखना, छोटी छोटी चीज़ों के लेकर जो जो एडवोकेट्स हैं वो एक डिलेइंग टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि प्रणब मुखर्जी साहब के एक शब्द मुझे याद आते हैं, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। अगर आप 30 साल के बाद कोई जस्टिस डिलीवर करते हैं तो वो जस्टिस कहाँ का हुआ। और इसी वजह से, ये डिले की वजह से ही बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स जो हैं उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि आप कुछ भी करिए, आपको सज़ा जो है वो मीन्स नहीं होगी, अगर होगी भी तो 30 40 50 साल के बाद। इंडिया एंड चाइना ईरान, आपको पता है कि भारत और ईरान के रिलेशनशिप के बारे में काफ़ी न्यूज़ आ रही हैं, और चाबहार जाहिदान रेलवे लाइन के बारे में ईरान ने यह बताया कि हम इसको खुद डेवलप करेंगे क्योंकि भारत इसको बहुत डिले कर रहा है। ईरान और चाइना की न्यूज़ ये है कि दोनों के बीच में खबर ये आई है कि 25 ईयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों ने की है, और $400 बिलियन की ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की पार्टनरशिप की भी खबर आ रही है। ईरान में काम करना थोड़ा डिफ़िकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि यूएसए के सैंक्शंस जो है वो यहाँ पर काफ़ी सीवियर हैं, और फिर अगर आप कोई चीज़ डेवलप करें तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप दुनिया के अलग अलग देशों से मंगवाएंगे, लेकिन यूएसए के सैंक्शंस की वजह से वो सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं हो पाती हैं। चाइना और ईरान के रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो चाइना पहले कुछ $35 बिलियन का ट्रेड कर रहा था, खास करके ऑयल जो है वो मंगवा रहा था ईरान से, लेकिन अब 2019 में उनका भी जो रेशियो है वो थोड़ा कम हो गया, 23 बिलियन जितना हो गया है। एक और चीज़ है कि ये 400 बिलियन वाली जो डील है, इससे पहले भी ऐसा क्लेम किया गया था $600 बिलियन वाली डील के बारे में, लेकिन ये हाइप था। और ये लेटेस्ट डील जो है उसके बारे में ईरान का कहना यह है कि हम तो इसको लेकर तैयार हैं, चाइना का अप्रूवल अभी बाकी है, तो इसके ऊपर और ज़्यादा क्लैरिटी जो है वो पेंडिंग है। दूसरी जो चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं वो ये है कि एक न्यू ट्रायंगल ऑफ पावर, जिसको मीन्स ये तब न्यूज़ में आया जब ईरान, चाइना और रशिया जून 2020 में ये 3 देशों ने मिलकर एक ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज की गल्फ ऑफ ओमान में, इस रीजन में। और चाइना के लिए ईरान इंपॉर्टेंट बन चुका है, एक तो एनर्जी सप्लाई यानी कि इनका ऑयल ख़रीदना है ईरान का, दूसरी चीज़ है कि बीआरआई को लेकर एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकता है, और फ्यूचर में एक्सपोर्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग बहुत सारी चीज़ें जो है वो ईरान को बेच सकता है। चाइना के रिलेशनशिप सऊदी, यूएई और इजराइल के साथ भी इतने इंपॉर्टेंट हैं। आज देखा जाए तो सऊदी और यूएई जो हैं वो चाइना के सबसे बड़े ऑयल सप्लायर हैं, नॉट ईरान, लेकिन अपना बास्केट जो है वो शायद डाइवर्सिफाई करना चाहता है चाइना। चाइना के रिलेशनशिप अरबिक कंट्रीज़ के साथ भी अच्छे हैं, इसराइल के साथ भी अच्छे हैं। बाई एनुअल चाइना अरब स्टेट्स कोऑपरेशन फोरम भी जॉर्डन में कंडक्ट की गई थी। ये जो ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है उसके 1-2 हफ्ते के बाद ही ये मीटिंग हुई थी, और सऊदी अरेबिया के साथ, यूएई के साथ भी चाइना ने नेवल एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट की हैं। तो डेफिनेटली चाइना इस रीजन में एक इकोनॉमिक, मिलिट्री और टेक्नोलॉजिकल पार्टनर, इंपॉर्टेंट पार्टनर बनता जा रहा है। यूएसए को खुद का अपना ऑयल मिल गया, राइट, शेल गैस के बारे में आपने सुना होगा। तो ये शेल गैस जब से मिल गया तब सऊदी और दूसरे देशों से इतना ज़्यादा ऑयल जो है वो यूएसए नहीं खरीद रहा है, मीन्स नहीं खरीद रहा है ऑयल, ना के बराबर खरीद रहा है ऑयल। तो इसकी वजह से अब ये देश जो हैं वो दूसरे अपने बायर्स को ढूंढ रहे हैं, और चाइना उसमें एक इम्पोर्टेंट बायर है। इसके साथ मिस्टर ट्रंप के आने के बाद ये सारे देशों का जो एक भरोसा था, यूएसए एक जो एलाई था उनका, तो अब वो भरोसा भी कहीं ना कहीं उनका जो है वो थोड़ा कमज़ोर हो गया है। तो चाइना यहाँ पर अपना पैर जो है वो और ज़्यादा पेनिट्रेट कर रहा है। भारत को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। भारत के रिलेशनशिप ईरान, अरब वर्ल्ड और इजराइल, ये तीनों देशों के साथ हमें मेंटेन करने चाहिए। एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि यूएसए में अगर इलेक्शन मीन्स होने वाले हैं, इलेक्शन में अगर रिजल्ट डेमोक्रेटिक पार्टी जीतती है, मिस्टर ट्रंप अगर हार जाएं और उनकी जगह पर जो जोई बिडेन आ जाए, तो जोई बिडेन ने ये बताया है कि वो JCPOA को फिर से रीएक्टिव कर देंगे। तो अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ होगी। इससे पहले जब 2015 से लेकर 2018 का जो पीरियड था, तो इस पीरियड में जब सैंक्शंस हटाए गए थे तो उस टाइम पर ईरान चाइना के पास नहीं, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड के पास, यूरोपियन देशों के साथ ज़्यादा मिलकर आगे बढ़ रहा था। लेकिन ये 2018 में मिस्टर ट्रंप ने इसको बंद कर दिया, तो फिर चाइना यहाँ पर आ गया है। तो अगर लेट्स से अगर डेमोक्रेटिक पार्टी जीत जाती है तो फिर भारत के लिए भी ईरान जो है मीन्स एक नई अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर खुलेगी।
चाइना जो है वो ईरान मीन्स भारत को ऑफकोर्स चाइना और ईरान के रिलेशनशिप को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। और एक दूसरा कंसर्न जो है जिसके बारे में हमें चौकन्ना होना पड़ेगा वो है जास्क पोर्ट। जास्क पोर्ट जो है वो यहाँ पर आया है। ये वाला रीजन जो है, दिस पोर्शन हियर, इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। लेट मी जूम इट अप हियर, आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। आपको पता होगा लेकिन फिर भी नए स्टूडेंट्स को शायद पता ना हो तो यू कैन रीड हियर। देखिए यहाँ पर दिस इज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, राइट। ये अरब यूनाइटेड अरब एमिरेट और उसके नॉर्थ पार्ट में जाए तो यहाँ पर छोटा सा एक पोर्शन है ओमान का। तो ये जो एरिया है इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। तो ये बहुत ही छोटी सी एक यू कैन से एक गली है जहाँ से शिप्स जो हैं वो पास होती हैं, ये वाला पोर्शन। तो इसको अगर फ्यूचर में बंद भी कर दिया जाए वॉर और इस प्रकार की सिचुएशन को लेकर, तो ये जास्क पोर्ट ऐसा पोर्ट हो जाएगा कि यहाँ से ऑयल जो है चाइना वाया लैंडवेज चाइना जो है वो ऑयल यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर पाएगा और बाकी के देश जो हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो ये एक भारत के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी का चैलेंज हो सकता है। अरेबिक देशों के लिए भी एक चिंता का विषय हो सकता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, 75 ईयर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, रिफॉर्म और पेरिश। या तो आप अपग्रेड करिए अपने आप को या फिर आप ख़त्म हो जाएंगे। और ये सिर्फ इंडिविजुअल के ऊपर, देश के ऊपर नहीं है, ये दुनिया के किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी फर्म के ऊपर ये चीज़ अप्लाई हो सकती है। अभी यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को एड्रेस करते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, या फिर आप कह सकते हैं भारत ने, ये बताया है कि यूएन को रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। मल्टीलेटरलिज्म का मतलब यह है कि सभी देश मिलकर या फिर ज़्यादा देश मिलकर काम करें, रादर देन यूनिलैटरलिज्म यानी कि दुनिया के दो पावरफुल देश बन जाएं, एक चाइना और एक यूएसए की टीम, और फिर यही दोनों देशों की राइवलरी में पूरी दुनिया जो है वो उलझी रहे। तो ऐसा जो है वो दुनिया के लिए अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी बॉडी है जिसमें 192 जितने देश जो हैं इसके मेंबर्स हैं, लेकिन इसमें डोमिनेंस है बिग फाइव का। यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन, इनके पास वीटो पावर्स हैं। इनको P5 कहते हैं, परमानेंट 5 मेंबर्स। इन देशों को और दुनिया को ये भी याद रखना चाहिए कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएन का जन्म हुआ। आज की रियलिटी जो है वो अलग है। ये सारे देशों की पकड़ इनके ऊपर, यूएन के ऊपर, यूएनएससी के ऊपर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उस टाइम पर इन्हीं देशों के पास ज़्यादा पैसे थे, तो यही सारे देश जो हैं वो फाइनेंस प्रोवाइड करते थे। लेकिन आज दुनिया में बदलाव आ चुके हैं। एशिया जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट बन चुका है और सभी छोटे बड़े देशों को मिलकर ये जो एक पैसे वाले देशों का जो एक इन्फ्लुएंस था यूएन के ऊपर, यूएन की बॉडीज़ के ऊपर, तो इसको ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। इंडिया इसमें एक लीडरशिप का रोल प्ले कर सकता है। यूएन को ये भी ध्यान में रखना है कि बहुत सारी क्राइसिस के बाद इसका जन्म हुआ है, इज़न्ट इट? तो क्राइसिस की वजह से यूएन का जन्म हुआ। तो आज की जो रियलिटी है उसमें जो भी क्राइसिस है, तो इसको लेकर हमें रिफॉर्म्स तो एटलीस्ट हम कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे दूसरे देश हैं वो इम्पोर्टेंट पोजीशन तक पहुंच सकते हैं। ज़्यादा यूएन को रिप्रेजेंटेटिव हमें बनाना ही होगा, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, ज़्यादा इक्विटेबल यूएन को बनाना होगा। डेमोक्रेसी के जो रूल्स हैं, डेमोक्रेसी के जो वैल्यूज़ हैं, ये सारे वैल्यूज़ इसमें रिफ्लेक्ट होने चाहिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की मीटिंग हुई। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने इसको एड्रेस किया और उन्होंने बताया कि इंडिया और यूएसए के बीच में रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हैं। हमारे देश में 500 मिलियन इंटरनेट यूज़र हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो, 5G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सारी चीज़ों की अपॉर्चुनिटी भारत में बहुत ज़्यादा है। एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, राइट, ये सारी चीज़ों की अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा डिफेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, हाईवेज, पोर्ट, सिविल एविएशन, ये सारे भी ऐसे सेक्टर हैं जो भारत ने ओपन किए हैं और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। वहाँ के जो यूएसए के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, माइक पोम्पियो साहब, तो उन्होंने भी भारत और यूएसए के रिलेशनशिप के बारे में बात की। उन्होंने यूएसए, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इन सारे देशों का मेंशन किया और चाइना के बारे में भी बताया कि चाइना का जो एक्सपांशन है वो काफ़ी ख़तरनाक है। यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ ऑर्डर्ड क्लोजर ऑफ चाइनीज़ कॉन्सुलेट, जो ह्यूस्टन में चाइना की कॉन्सुलेट ऑफिस है, तो उसको बंद करने के बारे में बताया है। फिर तुर्कमेनिस्तान जो है ये एक, उनको मिला है एक ऑब्जर्वर स्टेटस एट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जनरल काउंसिल में, एक ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला है। इंडिया का जो मिशन है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, तो उन्होंने भारत के मीन्स इंडिया का जो मिशन है, इंडिया की जो काउंसिलेट ऑफिस है, तो हमने हमारे नेशनल्स जो हैं उनको ये बताया है कि ये जो वेवर स्कीम है तो इसका इस्तेमाल आप कीजिए। 17 अगस्त से पहले आप इस देश को छोड़कर
जा सकते हैं और भारत वापस आ सकते हैं। और कम्युनिकेशन मिनिस्टर ने ये बताया है कि हमें ट्रस्टवर्थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को डेवलप करना होगा ताकि हम सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर सकें। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।